माई सेल्फ मोंटी। टुडे जो आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। आजकल आप सोसाइटी में चीज़ें देख रहे हो, आप रिसेंट ट्रेंड देख रहे हो। रिसेंट ट्रेंड में आप देख सकते हो कि आज से 6 महीने पहले पार्लियामेंट में एक बिल रखा जाता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या आप बोल सकते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन की। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा और इसको थोड़ा क्लोज करें टाइम पीरियड को, अभी एक रिसेंटली यूथ ने एक पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। मेन इशू हमारा आज डिस्कस करना ये नहीं है कि उस बिल में क्या था, ये पार्टी क्यों बने। हमारा जो मेन एजेंडा आज है वो ये है कि इन पार्टी बनने का और ये बिल आने का मेन मुद्दा क्या है, इनके एजेंडा क्या है, ये किस बात को अपनी सामाजिक स्तर पे, एक धर्म के स्तर पे या गवर्नमेंट के लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। बट उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए जानने की वो है कि जो इनके रूट्स हैं, जो इन टॉपिक्स के, इन मुद्दों की जो जड़ है वो कहाँ पे है, वो हमारी हिस्ट्री में कुछ इन टॉपिक्स में छिपी हुई है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक कम टाइम फ्रेम में उस चीज़ को जान पाएँ, और जो आज रिलेवेंट, आज जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, क्या इसका कुछ ऐतिहासिक मुद्दा भी है या ऐतिहासिक रेलिवेंसी भी है, या हम सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कहीं ऐसे एब्स्ट्रैक्ट एक उसमें तो नहीं जी रहे फोबिया में कि हमें तो पता ही नहीं है। सो शेल वी स्टार्ट। सो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म में। अब हम बात करते हैं कुछ 200-300 साल पहले, जब हम गुलाम थे, या बोल सकते हैं कि इंडिया एज ए ब्रिटिश कॉलोनी। उस टाइम क्या हुआ, 19 सेंचुरीज में क्या हुआ, इंडिया में एक अवेकनिंग आई। अवेकनिंग आप बोल सकते हो जागरूकता आई। जागरूकता किस चीज़ को लेके? जागरूकता आई अपने राजनीतिक अधिकार को लेके, सामाजिक अधिकार को लेके, या आप ये बोल सकते हो धार्मिक अधिकार को लेके। ठीक है, उस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि कुछ लोग उठ के आए, जैसे आज कुछ लोग चीज़ों को लीड कर रहे हैं, ऐसे ही उन लोगों ने अवेकनिंग करी। जैसे आज आप बोल सकते हो कि इस पार्टी के ये लीडर है, ये पार्टी इस मैनिफेस्टो पे बात करती है, कुछ भी देख लो आप, इस पार्टी के ये एजेंडा है। ऐसे ही अगर हम 200-300 साल पहले जाएं, ऐसे ही हम अपनी बात उस टाइम के हुकूमत के पास रखना चाहते थे। उस टाइम वो कौन थे? वो थे ब्रिटिश एम्पायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें बोलते हैं कि इंडियन रेनेसांस, रेनेसांस का मतलब आप बोल सकते हो कि सोसाइटी को क्लीन करना। क्लीन इन द सेंस साइकोलॉजिकल लेवल, कल्चरल लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे, या बोल सकते हो सोशल लेवल पे। तो यहाँ की जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है वो ये है रेनेसांस। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटरनल क्लीजिंग। इंटरनल क्लींजिंग मतलब अपने आप को हर एक पैरामीटर पे, जो पैरामीटर हमने अभी डिस्कस किए, उस पे अपने आप को क्लीन करना, या बोल सकते हो आप मॉडर्न लाइंस पे लेके आना। और उस टाइम मॉडर्न लाइंस क्या थे? मॉडर्न लाइंस थे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, वही हम डिस्कस करेंगे। तो 19वीं सेंचुरी में क्या होता है, सबसे पहले इन लोगों की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने आइडेंटिफाई करी प्रॉब्लम्स। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स क्या करी कि जो हम पे इस टाइम राज हो रहा है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर काम कर रहा है, वो हमारे ही टूल्स यूज कर रहा है, और उन टूल्स को हमारे बेनिफिट के लिए ना यूज करके अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है। उसमें क्या थे? हमारे रिलीजियस टेस्ट, हमारे सोशल कस्टम्स, या बोल सकते हो हमारे कल्चरल बिलीव्स। तो सबसे पहले हमने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी? प्रॉब्लम हमने ये आइडेंटिफाई करी कि हम पे पॉलिटिकल लेवल पे नहीं राज हो रहा है, हम पे पॉलिटिकल लेवल के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक लेवल पे भी क्या हो रहा है? धार्मिक लेवल पे भी राज हो रहा है। मतलब हमें कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी क्या बना लिया गया है? काइंड ऑफ स्लेव। तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। अब हमने गोल क्या रखा? हमने गोल ये रखा कि नहीं, अभी हम इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी बात को क्या करते हैं? एक क्लब करते हैं। और आज के टाइम में उस चीज़ को क्या देखते हो? उस चीज़ को देखते हो इलेक्शन मैनिफेस्टो में। तो सबसे पहले हमने उन चीज़ों में क्या किया, जो भी सोशल इविल्स थे, इविल्स मतलब आप बोल सकते हो कि समाज में त्रुटियां, एक वर्ड जो हम यूज़ करते हैं त्रुटियां, ये बोल सकते हो कि जो गंदगी, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिजेस, ठीक है, आप बोलते हो अनटचेबिलिटी, आप ये कह सकते हो कि एक पर्दा सिस्टम जो वुमेन ने बहुत सालों तक सहा है, या बोल सकते हो वोटिंग राइट्स। कहीं ना कहीं यही चीज़ें आज मॉडर्नाइज फॉर्म में हमारे आगे उभर के आती हैं। बट मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो भी प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनके रूट्स आपको कहाँ मिलते हैं? हिस्ट्री में मिलते हैं। तो हमने गोल क्या रखा कि हम रिवाइटलाइज करेंगे। रिवाइटलाइज मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे फिर से। किसके खिलाफ? ब्रिटिश
अंपायर के खिलाफ। और वो हम कैसे कर सकते हैं? जब हम खुद में सुधार करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स में सुधार करेंगे। तो प्रॉब्लम्स क्या आती? सोशल इवल्स। और उसका हमने जो गोल रखा, गोल क्या रखा कि हम बनेंगे क्या? प्रोग्रेसिव सोसाइटी केपेबल ऑफ सेल्फ रूल। कि जो हम पे एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हुआ, उनका नाम था रूडियार्ड किपलिंग्स। उन्होंने क्या बोला था कि इट इज़ ए वाइट मैंस बर्डन। उन्होंने क्या बोला कि हम जो सिविलाइजेशन है, एक्सेप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये उनकी स्टेटमेंट है, जो एक्सेप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन है और कोई भी सिविलाइजेशन क्या है? मॉडर्नाइज नहीं है, तो ये वाइट मैंस बर्डन है। तो हम जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे, आप ये बोल सकते हो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे या एशिया कॉन्टिनेंट पे जो हम लोग राज कर रहे हैं, ये जो हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा बर्डन है। क्योंकि वो उन लोगों को सेल्फ रूल नहीं पता, उन लोगों को ये नहीं पता कि हम एक सभ्य समाज कैसे बना सकते हैं। तो इसी के खिलाफ हमने एक मुहिम छेड़ी। तो अब टूल्स ऑफ चेंज क्या होते हैं कि हम उस चीज़ को पाएंगे कैसे? हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने अपना एक गोल सेट कर लिया माइंड में, जैसे हर एक स्टूडेंट करता है कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, कि आज मेरे ये सब्जेक्ट्स वीक हैं, सपोज कोई भी हो सकता है XYZ। अब उसने गोल क्या रखा कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, बट अब उसको टूल्स भी तो फाउंडेट करने पड़ेंगे। शायद वो सेल्फ स्टडी के थ्रू जाना चाहे, या वो कहे कि नहीं मैं किसी की मेंटोर की हेल्प लेना चाहता हूँ, या ये बोले कि नहीं कोई सिलेक्शन कैंडिडेट है या उसके कोई रिलेटिव्स है, मैं उसके थ्रू अपनी हेल्प लेना चाहता हूँ। तो उसकी क्या है? ये टूल्स हैं, ताकि वो अपने गोल्स तक जा सके। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, तो सेम यहाँ पे हमने टूल्स क्या रखे? टूल्स रखा, सबसे बड़ा टूल्स दोस्त है, आप ये कह सकते हो प्रिंटिंग प्रेस, जो मतलब अपनी बात को कॉमन मासिस तक कैसे पहुँचाए। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं राजा राम मोहन रॉय, 19th सेंचुरी के सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर्स, आप ये बोल सकते हो फिलोसोफर, या आप ये बोल सकते हो कि मतलब फिलेंथ्रोपिस्ट भी बोल सकते हो उनसे इंसान। मतलब समाज में, समाज जो कहते हैं कि जो सुधारक बने, मतलब समाज में रिफॉर्म लेके आए। अब उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग अपने आप में यूनाइट कैसे हो। जैसे सपोज हम बोलते हैं कि एग्जाम्पल के लिए मैं पार्टी एक्स से बिलोंग करता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्टी के गोल्स मेरे से अलाइन होते हैं। अब कोई बोले कि मैं जेड पार्टी से बिलोंग करता हूँ, ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इसके गोल्स इस पार्टी के साथ अलाइन होते हैं, राइट? ऐसे ही बोलते हैं। तो ऐसी अब उन्होंने एक फाइंड आउट किया, सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या? प्रिंटिंग प्रेस। अब उन्होंने बहुत ही स्मार्टली, या बोल सकते हो आप डिप्लोमेटिक वे में, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है? हमारे पास वेस्टर्न की देन है, ठीक है। आप ही बोल सकते हो चाइना में जो प्रिंटिंग प्रेस 16th सेंचुरी में पहले बनना शुरू होती है, 18th सेंचुरी में यूरोप में ये चीज़ें डेवलप होती है। अब यही चीज़ें ब्रिटिश एम्पायर लेके आया था अपने बेनिफिट के लिए। आप एग्जाम्पल के लिए आप मुझे बोलोगे कि सर और भी एग्जाम्पल देना चाहते हो? बिल्कुल, रेलवेज। रेलवेज वो क्यों लेके आया था? रेलवेज वो इसीलिए लेके आया था कि जो भी रॉ मटेरियल्स हमें इंडिया से चाहिए, हम उसको पोर्ट्स तक लेके आ चुके हैं। और जो भी फिनिश प्रोडक्ट्स, अगर मैनचेस्टर जो वहाँ पे उनकी बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि लंदन एक बहुत बड़ा उनकी सिटीज़ हैं जहाँ पे उन्होंने प्रोडक्शन हब्स बनाए थे, वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट को हम इंडिया में लाके कैसे एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो वैसे ही वो एक उनका टूल था, लेकिन उस टूल को कुछ एजुकेटेड लोग आप बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि इंडियन इंटेलिजेंशिया, हम बोल सकते हैं कि पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसमें पूरे ग्रुप को बोला जाता था इंटेलिजेंशिया। तो उसका मतलब क्या होता था कि एक ग्रुप, अब जिसको हम बोल देते ना कि आज मिडिल क्लास, तो आप ये बोल सकते हो कि ये लोग वो थे जिन्होंने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को समझा, पढ़ा और इंडिया में अप्लाई किया। किसके खिलाफ? डिप्लोमेटिक वे में ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। तो उसमें सबसे बड़ा जो हमारे पास एक टॉपिक आता है, या भी बोल सकते हैं सबसे बड़ा टूल आता है, तो हमारे पास कौन था? प्रिंटिंग प्रेस। एक आप ये कह सकते हो, और दूसरा आप कौन सा बोल सकते हो? रेलवेज। एक आप बोल सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट ए abstract concept. Abstract मतलब it encompasses of different fields like पुलिस, आर्मी, जस्टिस सिस्टम। ये सारा जो सिस्टम है जो डेवलप हुआ इंडिया में, वो हुआ ब्रिटिश अंपायर की वजह से। अब ये बोल सकते हो कि आप इसको पॉजिटिव वे में भी लिख सकते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि क्रिटिकली एनालाइज द ब्रिटिश अंपायर या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप सोचोगे कि क्रिटिकली एनालाइज पूछा है। क्रिटिकली एनालाइज एक वर्ड होता है, उसमें क्या होता है? आपको क्रिटिकली एनालाइज इस चीज़ को करना होता है, मतलब आपको दोनों बातों पे बोलना होता है। दोनों बातें क्या? कि उसके पॉजिटिव सेंस में भी और उसके नेगेटिव सेंस में। अभी नेगेटिव में हमने क्या किया, यही कि उन्होंने इंडस्ट्रीज यहाँ पे बनाई लेके अपने बेनिफिट की। अगर आपको उसका पॉजिटिव सेंस लिखना हो तो उसमें आप इस बात को लिखोगे कि यहाँ पे जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने उन्हीं के टूल यूज़ किए, उन्हीं के खिलाफ। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, हमारे को टूल मिल गया,
हमें प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली और उसके बाद हमने अपना गोल रखा। बट अब हमें ये देखना है कि ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, क्या ये वन वे गया, क्या इसमें कुछ अप्रोचेस वाले कोई, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, अब जो हमने देखा नेक्स्ट, अब इसमें भी एक बहुत ही मैन्यूट सा डिफरेंस था। वो डिफरेंस जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम कंफ्यूज ना हो चीज़ों को ले। उन डिफरेंस क्या है, उसमें जो सारे रिफॉर्मर्स थे, अभी हम रिफॉर्मर्स को भी देखेंगे, उनकी अप्रोचेज डिफरेंस थी। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि गांधी जी थे, गांधी जी, अम्बेडकर, बहुत आर फ्रीडम स्ट्रगल्स, उन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी। बहुत रिफॉर्मर्स भी थे, फिलोसफर भी थे, ठीक है, एडवोकेट भी थे, बट उनकी अप्रोचेस क्या थी, उनकी अप्रोचेस बहुत डिफरेंस थी। कैसे, जस्ट एग्जाम्पल, गांधी जी बिलीव करते थे मास सत्याग्रह, ठीक है, वो कॉमन मासीस के साथ जुड़ना चाहते थे। लेकिन जो अंबेडकर की जो सोच थी वो थोड़ी सी डिफरेंस थी। थोड़ी सी डिफरेंस कैसी थी, वो ये बोलते थे कि जो क्लास पहले ही डिप्रेस्ड है, सबसे पहले बेनिफिट्स उन तक पहुंचे जाए। वो डिफ्रेंशिएट करते थे कॉमन मासीस में एक ग्रुप के लिए। पर गांधी जी ऐसा नहीं सोचते थे। तो आप ये क्या बोलोगे कि गांधी जी की अप्रोच कैसी थी? दे बोथ है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैंने आपको क्या बोला, क्या पढ़ा हमने आके, लेकिन गोल तो सेम था ना। दोनों का गोल क्या था, या दोनों आप ये कह सकते हैं कि जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, वो उनका गोल क्या था कि हमें स्ट्रगल लड़नी है किल के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो अब इसमें आप देख सकते हो कि रिफॉर्म में क्या था कि कुछ मूवमेंट्स बने रिफॉर्मिस्ट, कुछ बने रिवाइवलिस्ट। रिफॉर्म मतलब कि हम अपनी सोसाइटी को में रिफॉर्म लेके आएंगे, किस स्तर पे कि हम अपने आप को लेके जा सके। जो ब्रिटिश के कुछ आइडियाज़ हैं, कौन कौन से आइडियाज़ हो ना, आप ही बोल सकते हो, लिबरलिज्म, उनके एक लिबरल थॉट्स थे। ह्यूमनिज्म मतलब हम ह्यूमैनिटी पे फोकस करेंगे, ठीक है, एक उनका ये गोल था। हम फोकस करेंगे किस चीज़ पे, आपके थॉट्स पे, आपके बिलीव पे, हम फोकस करेंगे इंसान पे, हम फोकस करेंगे इंसानियत पे, दैट मीन्स ह्यूमैनिटी पे। ये उनके क्या थे, लिबरल थॉट्स थे। तो ये जो रिफॉर्मर्स थे, जो सबसे बड़ा रिफॉर्म इसमें लेके आए, वो लेके आए राजा राम मोहन रॉय, बिलोंग करते से बंगाल से। तो जो इसकी एक मुहिम चलाई किसमें, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में, जो भी त्रुटियां हमारे समाज में उठ के आ रही थी उनको मिटाने में, जो सबसे पहला आप ये कह सकते हो रोल प्ले किया, या इंडिया को जागरूक करने में तो सबसे पहले रोल प्ले किया, वो प्ले किया राजा राम मोहन राय। और इन्होंने अब अपने मैसेज को आम लोगों को कैसे बुलाया, आप कह सकते हो कि कोई करंट बात से जोड़ के देखो कि आप किसी XYZ पॉलिटिशियन से मिलते हो, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये पर्सन ही है। आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसका एक सिंबल हो, उसका मैनिफेस्टो होगा, उसकी एक टोन होगी, उसका एक आइडियोलॉजी होगी, तो हमें बोल देगी कि हाँ इस पार्टी का ये आइडियोलॉजी। तो उन्होंने अपनी बात रखी एक समाज के थे, और उस समाज को उन्होंने नाम दिया ब्रह्मो समाज। अब इसमें इन्होंने अलग अलग हमने गोल्स रखे, गोल्स वही रखे, क्या हमें सोशल इविल्स क्या कहते हैं उस तक, चाइल्ड मैरिज, वुमेन के जो राइट्स है उसके लिए लड़ना, ठीक है, विडो के राइट्स के लिए लड़ना, या बोल सकते हो विडो रीमैरिज के लिए। अब इन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जो सबसे पहले उन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, जो इनकी ब्यूटी क्या है। राजा राम मोहन राय पर्सनली मुझे बहुत पसंद आते हैं, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि अगर समाज में सुधार लाना है, ध्यान से सुनना इस बात को, मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर समाज में सुधार लाना है तो सबसे पहले हमें सुधार लाना पड़ेगा रिलीजन में। और रिलीजन उनके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई कोडिफाइड बुक नहीं थी। उन्होंने बोला कि जो हमारे कस्टम्स बन चुके हैं, जो हम डेली इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, यही काइंड ऑफ रिलीजन है, जिसको आगे चल के BR अम्बेडकर साहब ने क्या बोला था, धर्मा। जब उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया तो उनसे पूछा कि आपकी नज़रों में फिर रिलीजन क्या, आपने भी तो रिलीजन को अडॉप्ट किया। उन्होंने बोला इट इज़ ए धर्मा, एंड धर्मा क्या है कि धर्मा क्या, लॉज ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। और यही बात इन्होंने ब्रह्म समाज में करी थी। किन्होंने करी थी, राजा राम मोहन राय। तो उन्होंने बोला कि जब तक रिलीजन में सुधार नहीं होगा सोसाइटी में सुधार नहीं हो सकता। इसको वाइस वर्सा कर देते हैं बात को, या जब तक सोसाइटी में सुधार नहीं होगा रिलीजन में सुधार नहीं हो सकता। अब बोलोगे कि सर इस बात को ना एग्जाम्पल से क्लियर कर दो, मैं कर देता हूँ क्लियर। हम बात करें हमेशा शताब्दी की, ठीक है, उस टाइम एक कॉन्सेप्ट ना बहुत ही मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, तो बहुत ज़्यादा आपको बेतुका लगेगा कि यार ये क्या कॉन्सेप्ट है। सती का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। सती क्या होता है कि अगर सपोज गॉड अनफॉर्चुनेटली किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वाइफ को भी बड़े ही इनह्यूमेन तरीके से उसके साथ उसकी जो क्रिमिनेशन है उसी पे उसको अपनी बॉडी को भी आप भी कह सकते हो एलिमिनेट डिस्ट्रॉय करना। बहुत ही एक काइंड ऑफ आप ही बोल सकते हो कि दर्दनाक कॉन्सेप्ट है। हम इसको अगर जितना विजुलाइज कर पाएंगे ना तो चीज़ें हमको इंग्रेव हो जाएंगी माइंड में, मतलब छप जाएंगे हमारे।
तो अगर आप थोड़ा सा उसको विजुलाइज कर सको कि हाँ ऐसा हुआ था, अगर आप मेरे साथ जा पाओ उस टाइम फ्रेम में कि हाँ 19वीं शताब्दी की हम बात करें तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो उस टाइम इन्होंने सबसे बड़ी मुहिम चलाई, तो इन्होंने अपनी बात रखी गवर्नर जनरल के आगे। उस टाइम हमारे गवर्नर जनरल 1829 में थे BM बेंटिक, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बनते हैं। पहले वो बंगाल के बनते हैं, उसके बाद वो बनते हैं इंडिया के। तो उन्होंने अपनी बात थ्रू पेटिशंस, थ्रू आप ये बोल सकते हो प्रोपेगेंडा, थ्रू मैनिफेस्टेशन, थ्रू डेमोस्ट्रेशन, कि आप देखो आके कि एक्चुअली क्या उनको फील होता है। आप उन्होंने उनको दिखाया ये चीज़ें आके कि आप देखो खुद आगे। तो उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, किसने? गवर्नर जनरल ने और राजा राम मोहन राय। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मो समाज ने सबसे बड़ा वो सुधार लेके आए 1829 में। उन्होंने कर दिया अबॉलिशन ऑफ सती, मतलब सती प्रथा को ख़त्म कर दिया। अब आप कहोगे कि इस बात को हमें दूर करने में हमारे समाज से कम 25 से 30 साल लगे। मतलब ये मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ राजा राम मोहन राय का, क्योंकि उन्होंने अपनी बात कहाँ रखी? डिप्लोमेटिक वे में रखी, गवर्नर जनरल के आगे। तो उन्होंने इस चीज़ पे एक्शन लिया, क्योंकि उस टाइम जो ब्रिटिश क्राउन था, आप ये ब्रिटिश क्राउन बोलोगे, आप क्वीन बोल सकते हो, जो महारानी वहाँ बैठती थी, उसके नाम पे जो यहाँ पे जो राज करते थे, ये बोल सकते हो आप उसको वाइसरॉय रहते थे। तो उस टाइम गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। वो पूरे इंडिया के आप भी बोल सकते हो PM बोल लो। मॉडर्न कॉन्सेप्ट आज हम बोलते हैं कि इंडिया के PM कौन है, आप बोल सकते कि है, ठीक है। और गवर्नर्स हमारे जो उस टाइम स्टेट्स में होते थे, आज हमारे गवर्नर्स भी स्टेट्स में होती है। उस टाइम हम उनको आज हम CM बोलते थे, पैटर्न गवर्नर बोल सकते हो। थोड़ा सा बस सीख लड़ी कर रखना आप लोग। तो उन्होंने अपनी बात वहाँ पे पहुँचाई। तो उन्होंने सबसे पहले भी इस चीज़ पे एक्शन लिया। और 1829 में हमारा देश, हमारा जो सामाजिक लेवल पे जो देश है वो आज़ाद हो पाया। अबॉलिशन ऑफ सती का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका। सबसे पहले जो लीडर बने बंगाल से निकल के आए, वो निकल के आए राजा राम मोहन राय। ब्रह्मो समाज के थ्रू उन्होंने एक्शन लिया। मैंने वही बताया आपको कि गोल क्या है, हमें क्या है कि अपने सामाजिक स्तर पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको क्या करना है, उसको एलिमिनेट करना है या इरेडिकेट करना है, मतलब बिल्कुल नष्ट कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप लिया ब्रह्मो समाज में राजा राम, रिफॉर्म किया सोसाइटी को। अब आप देखो रिफॉर्म कैसे किया उन्होंने, अपने आप को मॉडर्न लाइन पे लेके आए। उन्होंने कन्विंस किया वाइसरॉय को क्या कि ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आपका जो उधर चल रहा है और जो आप अडॉप्ट इंडिया में करना चाह रहे हैं, क्या आपका कॉन्सेप्ट वहाँ चलता है सती? उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं चलता। कह रहा आप इंडिया में कैसे चला सकते हो? उन्होंने बोला कि हम आपकी सोसाइटी को धीरे धीरे सिविलाइज करेंगे। चल ठीक है, एग्री, डिप्लोमेटिक व्यू में एग्री होते हैं। तभी तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड को हमने बोल दिया इंडिया रेनेसांस, मतलब अब इंडिया अवेकन में आ गया है। क्या इंडिया जागरूक हो रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हम पे लगा रहे हैं, क्या ये कॉन्सेप्ट्स इनके पास भी हैं? बिल्कुल भी है, बट ये तो अपोजिट कॉन्सेप्ट है। ये तो अपने ह्यूमंस को पूरे राइट्स दे रहे हैं, ये कोई ह्यूमन कॉन्सेप्ट तो वहाँ वेस्टर्न में है नहीं, तो ये हम पे कैसे लगा सकते? तो डिप्लोमेटिक बिन हमारी है जहाँ पे हो। ये कह सकते हो आप अलीगढ़ मूवमेंट। अब अलीगढ़ मूवमेंट क्या था? इसके जो लीडर थे हमारे वो थे सर सैयद अहमद खान, वेल एजुकेटेड पर्सन। उन्होंने क्या बोला कि इस्लाम में, अब ध्यान से सुनो, थोड़ा सा मैं डेप्थ में जाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कर। इस्लाम हमारा एक बहुत ही प्यारा रिलीजन है, रिलीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे। समझ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि देखो एक कोडिफाइड लॉज है, एक कोडिफाइड बुक है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं, और वो हर रिलीजन के डिफरेंट होते हैं। अब एक एग्जांपल है सिखिज़्म है। सिखिज़्म में एक कोडिफाइड चीज़ें आपके लिए डिफाइंड है, वो आपको फॉलो करनी होती हैं। अब आप बोलोगे कि ये तो मेरी डिफरेंट है उस रिलीजन से, टोटली एक्सेप्टेबल। यही सर सैयद अहमद खान सर ने बोला था 1887 में कि आई एक्सेप्ट कि आप एक हिंदू सोसाइटी में आप सुधार कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी मुस्लिम सोसाइटीज़ में भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, हम उसमें सुधार लेके आते हैं। तो इसमें अब एक सबसे बड़ी चीज़ आपने फाइंड आउट करी होगी, उस टाइम को ये आप कह सकते हो कि इंडियन मुस्लिम जो यूनिटी थी ना, एक कहते हैं ना कि भाईचारा, वो बहुत ज़्यादा था। उस टाइम ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आए थे कि BRS सेपरेट नेशन, ये आगे कॉन्सेप्ट्स आते हैं 50 साल के बाद, जब जिन्ना एक ये चीज़ें देख के वो अपनी इंटरप्रिटेशन करता है कि नहीं ये कम्युनिटी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ नहीं रह सकती। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ आपको। तो लेकिन उस टाइम हम बात करें 19th सेंचुरी की, लेटर 19th सेंचुरी की, मतलब 1880s में आप बोल सकते हो। उस टाइम ये चीज़ें नहीं थी। इंडिया में जो मुस्लिम और एक ही आप बोलते थे ना हिंदू यूनिटी, ये बहुत स्ट्रांग थी, इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था, तभी तो हम जीत पाए थे, तभी तो हम लोग रिफॉर्म कर पाए थे। ठीक है, सेम चीज़ें जो ब्रह्मो समाज में राजा राम मोहन रॉय ने करी, वही अलीगढ़ मूवमेंट में सर सैयद अहमद खान सर ने करी। ग्रेट। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देख लो, प्रार्थना समाज।
ये महाराष्ट्र बॉम्बे में इसने काम किया, इसमें इनके लीडर थे आत्माराम पांडुरंगा। अब इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, इन्होंने बोला कि यार ठीक है, वो एक अलग लेवल पे काम करे। अब वो इंस्पायर होते हैं ब्रह्मो समाज और अलीगढ़ मूवमेंट से। कौन? आत्माराम पांडुरंगा। वो क्या बोलते हैं कि हम लड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ वुमेन की एजुकेशन के लिए। अगर एक इंसान शिक्षित हो गया, मतलब एजुकेटेड हो गया, वो पढ़ना लिखना सीख गया। पढ़ना लिखना मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको टेक्स्ट पढ़ना आता है, मतलब आपका विजडम, आपकी नॉलेज नॉलेज कैसे जागती है? चीज़ों को समझ के। अब ब्रह्मो समाज में राजा राम मोहन राय ने एक चीज़ों को दिखाओ, पढ़े लिखे थे लेकिन समझदार भी थे। जैसे कि आप बोल दो भी सर आप कभी कभी पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन समझदार बहुत थे। आज लोग पीएचडी करते हैं उनके ऊपर, कौन मोह पाए। तो वो समझदार थे, वो देख देख के चीज़ों को सीखते। अब कबीर ने ऐसे ऐसे कुएं अपना दोए बनाए हुए हैं, आपको लगेगा कि यार ये को पढ़े लिखे नहीं थे, वो समझदार, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो यही सेम चीज़ अब आत्माराम पांडुरंगा ने करी। इन्होंने क्या एक रिपोर्ट दिया कि अगर हम पढ़ के नहीं सीख सकते, हम देख के सीख लेंगे। समझ पा रहे हो? ये बहुत फेवरेट लाइन है कि अगर हम पढ़ के नहीं सीख सकते तो हम देख के सीख लेंगे। अब इनकी क्लासेस होती थी छोटे बच्चों क्या, उसमें ज़्यादातर ये बच्चों को गर्ल्स चाइल्ड को पढ़ाते थे। उसमें एक और क्या कॉन्सेप्ट समझाते थे बच्चों को कि चाइल्ड मैरिज क्या होता है, विडो रीमैरिज क्या होता है, वुमेन एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। हमें एक छोटी सी बात याद आ रही है कि एक छोटी सी बात है 2 मिनट की। एक बच्ची ने इनसे सवाल किया कि सर पढ़ लिख के करना भी क्या है लास्ट में, जब सुन्नी माँ बाप की है, सुन्नी समाज की। और क्वेश्चन बहुत गहरा है। तो उनको उन्होंने वो बड़े सोच में पड़ गया कि बच्चे ने सवाल तो सही किया है कि सर पढ़ लिख के भी करेंगे क्या जब सुन्नी समाज की और सुन्नी माँ बाप की है। उन्होंने जवाब दिया, कह रहा आई एग्री। कह रहा मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये पर्सपेक्टिव आपने अपनी ज़िंदगी में देख लिया तो कहीं ना कहीं आप विद्रोह के एलिमेंट में ज़रूर आओगे, मतलब एक विद्रोह के मोड में ज़रूर आओगे। मैं ये नहीं कहता कि उन चीज़ों से आप लड़ लाओगे, पूरी तरह लड़ जाओगे, लेकिन आप जागरूक हो जाओगे। अगर आप जागरूक नहीं तो आपकी बेटी जागरूक हो जाएगी, अगर आपकी बेटी जागरूक नहीं आई तो आगे समाज जागरूक हो जाएगा। तो उनकी जो बात थी वो बड़ी क्लेरिफाई थी कि अगर हम आज लड़ेंगे तो तब कल आज़ादी पाएगी, अगर आज नहीं लड़े तो कल भी गुलाम रहेगी। उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था। तो रिफॉर्म मूवमेंट्स में क्या था, इन लोगों ने, हमारे समाज ने देखा कि क्या त्रुटि हैं और उसी में रिफॉर्म किया ऑन द लाइन्स ऑफ वेस्टर्न लिबरल थॉट्स। अब एक अप्रोच अलग रहती, एक अप्रोच होती है रिवाइव करा, मतलब रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, मतलब अपनी चीज़ों को रिवाइव करते हैं। रिफॉर्म में देखो बहुत स्लाइड से डिफरेंट है। रिफॉर्म में क्या है कि उन लोगों के पास क्या बेस्ट है उसको अडॉप्ट करके अपना इंडिया में लाना, और इंडिया में जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें ही मॉडर्नाइज कर दे। वन रिवाइवलिस्ट में क्या है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं उसी को बेटर करते हैं, या एक्चुअली दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं, क्या पता वो बेटर हो लेकिन हमें प्रेजेंट ही बहुत डिस्टॉर्टेड समझते हो कि बहुत टूटे फूटे तरीके से हमें प्रेजेंट की गई। अब रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में सेम यही हुआ। अब उसमें क्या, सबसे पहले जो मेन पॉइंट आता है उसमें आता है हमारे पास आर्य समाज। आर्य समाज के जो आप ये कह सकते हो जो लीडर थे वो थे स्वामी, आप ये कह सकते हो सरस्वती दयानंद। 1875 में आर्य समाज की स्थापना रखते हैं। जैसे आप आर्य स्कूल्स भी देखते हो, डीएवी स्कूल्स हैं, जो ये इन्हीं की देन है। इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया, क्या जो हमारे टेक्स्ट हैं, जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं या स्क्रिप्चर्स हैं, आप ये बोल सकते हो ऋग्वेद बोल सकते हो या वेदांत बोल सकते हो। वेदांत का मतलब क्या होता है कि जो हमारे वेद हैं उन 4 वेद को जब कंसोलिडेट किया गया उसका जो निचोड़ लिखा गया उसको बोलते हैं वेदांत। तो इन्होंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया कि गो बैक टू वेदास। इन्होंने क्या बोला कि हमें रिवाइव करना है, हमारे पास भी वो चीज़ें हैं जिससे हम सिविलाइज्ड हुए। इनसे सबसे पहले एग्जाम्पल पूछा, आई थिंक विलियम, उस टाइम हमारे गवर्नर जनरल थे विलियम हॉकिंस, उन्होंने हमारे एक रिफॉर्म्स किए सोसाइटी में। उन्होंने बोला कि वट यू हैव, आपके पास क्या है। उन्होंने बोला कि वी हैव हड़प्पन सिविलाइजेशन, हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन है। जब आपको सिविलाइजेशन का, सभ्यता का मतलब ही नहीं पता था, हम सिविलाइज्ड तक थे। हम सिविलाइज्ड 4000 साल पहले भी थे, आप सिविलाइज आज सिर्फ 500 साल पहले हुए। तो उनसे पूछा कि जस्ट गिव मी द एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल दिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन। फॉर इट काइंड इंफॉर्मेशन, सिविलाइजेशन जो वो स्टेट फ्लरिश करती थी वो करती थी इंडस नदी के आसपास, और वो पीरियड था 2600 बीसी से 1900 बीसी, मतलब 4000 साल पहले भी हमने सभ्यता देख ली थी। तो उसी पे एग्जाम्पल दयानंद सरस्वती ने क्या दिया था
की गो बैक टू वेदास। जो चीज़ें हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को मॉडर्नाइजेशन जी चीज़ों को देख के बोल रहे हैं, वो चीज़ तो हमारे वेदास में है। ठीक है, जैसे आज हम बोलते हैं कि जो धरती है, धरती या अर्थ है, वो क्या है, इट्स ए काइंड ऑफ स्फेरिकल बॉल एंड बल्जिस फ्रॉम द इक्वेटर। मतलब एक बॉल की तरह है, बल्जिस फ्रॉम द इक्वेटर। बल्ज का मतलब क्या होता है कि इक्वेटर से बाहर की तरफ निकली हुई है, और जो बल्ज है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से उसको क्या है, ये प्रेस किया। किस चीज़ को प्रेस करोगे तो सेंटर से क्या होगा, बल्ज की तरफ हो जाएगी। ये हमारे वेदांत में कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। उन्होंने क्या बोला था, वो गोल। तो ये कॉन्सेप्ट्स तो हमें वहीं पे मिल जाते हैं चीज़ें। तो उन्होंने एग्जाम्पल दे के हमारे समाज को समझाने की कोशिश करे। एक है देवबंद मूवमेंट। अब देवबंद मूवमेंट क्या है, ये लेफ्टिस्ट मूवमेंट नहीं होती, जैसे कि आज अगर आपने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि यार ये लोग ना बड़ा क्रिटिकल वे में लिखते हैं सरकार को। जिसने भी द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा है ना, वो लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर को, या आप कह सकते हो लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजी होता है ना, उसको ज़्यादा प्रमोट करता है। उसमें क्या होता है कि वो काइंड ऑफ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है ना, उसको क्रिटिकली एनालाइज ज़्यादा करते हैं, उसके क्रिटिक्स ज़्यादा रहते हैं। तो देवबंद मूवमेंट था वही सेम कॉन्सेप्ट। जो चीज़ें आज हम सीख रहे हैं ना, वो हिस्ट्रीज में कहीं ना कहीं दफन है। अगर आप कुछ भी अगर पन्नों को पीछे पलटोगे तो आपकी चीज़ें बड़ी इजीली बन जाएंगी। देवबंद मूवमेंट में क्या था, यंग जो लीडर्स थे, एक लीडर जो आई थिंक मोहम्मद कासिम थे और रहमान अली थे, इन दोनों ने क्या किया, इन चीज़ों को कलेक्ट किया, बंगाल में क्रिटिकली इन चीज़ों को एनालाइज किया कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखते हैं, और अपनी एक यंग फोर्स क्रिएट करी। अगर मैं इसको आज के एग्जांपल से देखूँ तो आप ये बोल सकते हो कि आज जो हमें देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट जनता पार्टी से अपनी बातें रखने की कोशिश करती है, अब इसमें देखो सब यंग लीडर्स 25, 30, 35, ये अपनी बात क्या रहना चाह रहे हैं कि आई वॉन्ट कि एजुकेशन में सुधार हो, या आप बोल सकते हो कि वी वॉन्ट, हम चाहते हैं कि हेल्थ में सुधार हो, एजुकेशन में सुधार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो। यही तो पिलर्स ऑफ इकोनॉमी है। जो ये चीज़ें आज हम मॉडर्नाइज वे में, या मॉडर्न आप टर्मिनोलॉजी होगी ना, मॉडर्न चीज़ें हो गई हैं। पहले हम उसको शिक्षा बोल देते थे, पहले स्वास्थ्य बोल देते थे, आज हम उसको हेल्थ बोल देते हैं, आज हम उसको फिटनेस बोल देते हैं। चीज़ें घुमा फिरा की वही है। इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम बोल सकते हैं कि वी वॉन्ट की डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, कोई डिजिटल फेल आउट ना हो किसी का। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, कोई भी इंसान की जो एक जो कहते हैं ना कि हम वित्तीय जो एक कनेक्टिविटी हर बैंक से हो, ताकि हर इंसान के डाटा हो। चीज़ें पहले भी ऐसी होती थी। पहले कैसे होती थी, ये लोग क्या चाह रहे थे कि हर एक आम आदमी की बात हम गवर्नर तक रख पाए, गवर्नर से थोड़ा नीचे और रख थे। आप ये कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन पर रख पाए। अब एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है, क्लर्क्स बैठते हैं, की लेवल पे काम करते हैं, उन लोगों को अपनी बात अपना चाहते थे। आज भी तो हम ये चीज़ें चाहते हैं। आज अगर हम किसी, सपोज करो हमें अपना एक केस फाइल करना है, तो सबसे पहले एक हायरार्की क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमें कहाँ जाना होता है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से हमें कहाँ जाना होता है, सुप्रीम कोर्ट। अब आप ध्यान से देखना, हम हर एक चीज़ को धीरे धीरे टच कर रहे हैं। हम पेरेंटल बेस को भी टच कर रहे हैं, हम पॉलिटी को भी टच कर रहे हैं, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, हिस्ट्री। तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। तो यही बात मैं अभी जो मैंने आपको बात बोली ना कि एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, ये राजा राम मोहन राय ने अभी हम जब आगे बढ़ेंगे उसी में बोला था। तो दो बातें हो गई। हमने क्या बोला, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली, गोल देख लिया, उसके टूल्स देख लिए। अब जिस तरीके से रिफॉर्म जो लोग लेके आ रहे थे या जो रिफॉर्मर्स लेके आ रहे थे, उनकी अप्रोचेस देखते, दो चीज़ें हम लोग क्लियर कर। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स को इनको देख लेते हैं, लोग भी कौन कौन। अब ऐसे नहीं कह सकते कि यही लोग सिर्फ फेमस हुए, इन लोगों ने लीड किया। ठीक है, अब गांधी जी ने लीड किया, अब गांधी जी के साथ तो और भी लीडर्स थे। अब आप ये कह सकते हो कि इनकी वाइफ भी थी। ठीक है, वुमेन्स में लीड किया, सरोजिनी नायडू ने लीड किया। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही लोग, आप ये कह सकते हो कि इन लोगों ने चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई किया और उसको आगे प्रमोट किया। चीज़ें हर एक लेवल पे जुड़ी है। अगर आप किसी भी स्टेट को स्टैंड उठा के देखोगे कि आप देखो कि पंजाब से कौन है, पंजाब से भगत सिंह है। ठीक है, आप बोलोगे बंगाल से कौन है, बंगाल से राजा राम मोहन रॉय है। आप बोलोगे कि महाराष्ट्र से कौन है, महाराष्ट्र से बी आर अम्बेडकर साहब आए। आप साउथ से बोलोगे, साउथ से भी बहुत लीडर्स आए उठ के। ठीक है, साउथ से एक पिल्लानी लीडर आए। ठीक है, ये और लीडर्स ने अपनी बातें एक साथ कलेक्ट करी। और फिर मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूँ, फन फैक्ट के तौर पे। फिर ये लीडर्स बनाते हैं, आज हम बोलते हैं ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो 1885 में वही सिर्फ एक क्या है, सामाजिक स्तर पर चीज़ों को देखना, उसको जोड़ना धर्म से। अब धर्म और सामाजिक की बात को आगे रखेगा कौन, उसके लिए हमने बनाई एक पॉलिटिकल पार्टी। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, इस मूवमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी मूवमेंट के अंदर छिपा हुआ है कि हमने आज़ादी को पाया कैसे। मैं आगे लिंक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो पहले लीडर्स देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय, अभी पढ़ा, ब्रह्मो समाज की स्थापना करी, अबॉलिशन ऑफ सती किया 1829 में। एक एक्स्ट्रा फैक्ट हम इसके साथ पढ़ चुके हैं, क्या
क्या पढ़ चुके हैं कि विलियम बेंटिंग थे उस टाइम लीडर, उन्होंने क्या किया था। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस रहता है कि उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस टाइम गवर्नर जनरल थे हमारे विलियम बेंटिंग, ठीक है। अब उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करी, हिंदू विडो रीमैरिज। अब इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, इनसे लोगों ने बोला कि आप विडो रीमैरिज की बात करते हो, कि हम बोलते थे कि ये विधवा हो गई है तो अभी ये समाज में अपने आप को काइंड ऑफ एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ये एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। क्यों? क्योंकि इसने हस्बैंड को खोया। उस टाइम एक कल्चर बड़ा फेमस हो रखा था। उस टाइम कल्चर क्या, एक ही ट्राइंगल बड़ा फेमस था। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना कि बेटी को जन्म दिया बाप ने, मतलब बेटी, आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे डॉक्टर लिख दो, बेटी को जन्म दिया फादर ने, ग्रेट। फादर के बाद बेटी को संभाला भाई ने, आप ये बोल सकते हो इनका सन हो गया, इनका सिबलिंग लिख दो। बेटी को जन्म दिया बाप ने, संभाला भाई ने, और आगे विदा किया किस पे, हस्बैंड। ये ट्रायंगल फेमस था। अब अनफॉर्चुनेटली अगर किसी हस्बैंड की डेथ होगी, गो बैक का ऑप्शन नहीं है। गो बैक का ऑप्शन सिर्फ गो बैक टू वेदास में है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ पे डॉटर की, आप ये बोल सकते हैं वुमेन की लाइफ बिल्कुल टोटली शैटर्ड, शैटर मतलब बिखर चुकी है। अब उन्होंने कॉन्सेप्ट चलाया कि इन्होंने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या कॉन्सेप्ट चलाया कि अगर वो लाइफ में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से वो सफर कर रही है तो क्या उसमें ही सिर्फ उसका रोल है? उसका रोल तो नहीं है, इस पूरे समाज का रोल है ना। तो क्यों ना एक कॉन्सेप्ट चलाया जाए या एक रिफॉर्म चलाया जाए, हिंदू विडो रीमैरिज, कि वो भी तो अपनी लाइफ को नॉर्मल होकर फिर से जी सकती है। तो इन्होंने इसका एग्जाम्पल कैसे सेट किया, इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया खुद एक विडो से शादी करके 1854 के अंदर। तो उसके बाद ही एक्ट लेके आए। क्योंकि अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, हमने हर चीज़ डेमोस्ट्रेशन की तरह करी है। किसके आगे? ब्रिटिश राज के आगे। हमने हर चीज़ उनको दिखाई है जाके कि ये देखो हमारे समाज में हो क्या रहा है। जो चीज़ें आप वहाँ से सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए यहाँ लेके आना चाहते हो, लेकिन आप सिर्फ देख तो अपना बेनिफिट रहे हो। उन चीज़ों को एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में टिकल डाउन तो होने दो। आप बोलते हो ना कि टॉप डाउन अप्रोच, आप बॉटम पे काम करो ना, कि आप टॉप डाउन पे क्यों देखते हो? आप देखते हो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा फायदा हो रहा है। और ये बातें किन लोगों ने पहुँचाई? ये फिगर्स हैं हमारे साथ, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती का अभी हमने पढ़ा, अभी आर्य समाज के हमके बारे में हमने पढ़ा, और उनका जो कॉन्सेप्ट था वही वैदिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। आइडल वर्शिप क्या होते हैं? मूर्ति पूजा, ठीक है। एक लीडर थे हमारे ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र में। अब इनकी वाइफ और ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर्स थे महाराष्ट्र में। अगर बी आर अम्बेडकर के बाद अगर आपको किसी लीडर के बारे में थोड़ा और गहराई से जानना है और इंटरेस्ट है तो ज्योतिबा फुले, इनके बारे में पढ़ के देखना, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है ये भी। और अगर थोड़ा सा आपको, अगर थोड़ा स्पिरिचुअल सेंस में जाना हो, अब मैंने आपको भी बताया ना कि हमारे रिलीजन में चीज़ों को बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया। क्या बोला गया? सोसाइटी को डिवाइड किया गया कुछ 4 वर्णास में। अब मैं आपको बहुत पीछे लेके जा रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ आपको ऋग्वेद काल में, और ये पीरियड है आज से कम आप ये देख लो 2000 और 2000 पीछे 4000 या 4500 साल पुरानी बात। जो जड़ है, बातें शुरू कहाँ से होती है? 5 मिनट की स्टोरी है, बड़े ध्यान से सुनो। हम बोलते हैं कि आर्यंस आए, कोई बोलता है कि आर्यंस आर द डिसेंडेंट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कोई बोलता है कि सेंट्रल एशिया से है। चलो कोई बात नहीं, अभी इस पर डिबेट चल रही है, हिस्टोरियंस की डिबेट है। उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को डिवाइड कर लिया। किन चीज़ में डिवाइड कर लिया? कि हम लोग प्योर आर्यंस, मतलब हम लोग हैं जो संस्कृत टेक्स्ट उसको पढ़ सकते हैं, हम लोग हैं जो सिविलाइज्ड हैं। उस टाइम आप बोल सकते हो ट्राइब्स थी, हमको सिविलाइज उन लोगों ने माना नहीं। ये भी एक थ्योरी है आज भी। डिवीजन क्रिएट हुआ सोसाइटी, एक ब्राह्मणास क्लास बनी, एक क्षत्रिय क्लास बनी, एक वैश्यास क्लास बनी, एक शूद्रास क्लास बनी, और जो इन चारों ही क्लास में नहीं आते उनको अनटचेबल्स बोल दिया। और यही अनटचेबल्स आगे जाके क्या बनते हैं? अब इंटरलिंकिंग पे थोड़ा ध्यान रखना। और यही अनटचेबल्स आगे जाके क्या बोलते हैं, जिनको गांधी जी ने क्या बोला था 1934 में? हरिजन। ये तो हरि के जन है, मतलब आप ये कह सकते हो कि बच्चे हैं किसके? हरि के। हरि वो एक गॉड को रेफर करे तो ये तो हरिजन, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट्स को जब हमारे जो बहुत ही फेमस आप ये कह सकते हो फिगर है स्वामी विवेकानंद, इन्होंने देखा कि जब ये सारी चीज़ें कॉडिफाई हो चुकी है वेदांता में, तो हम क्यों ना सीधा वेदांता को हिट करें।
समझ पा रहे बात को कि वेदांता क्या है? द एंड ऑफ वेदास। एंड मतलब जो क्रक्स है पूरे वेद का, यजुर्वेद, ऋग्वेद, समावेद, ये जो वेद है इसका जो क्रक्स है वो वेदांत में है। तो इन्होंने एक चीज चलाई, इन्होंने क्या बोला? न्यू वेदांत। न्यू क्यों बोला? न्यू इसलिए बोला कि न्यू वेदांत। न्यू मतलब न्यू। आज हम बोलते हैं ना कि हमारे प्रधानमंत्री साहब, आपने सुना है कि अब हम 2047 तक विकसित भारत बनने जा रहे हैं। तो इसका मतलब आज भी तो हम किसी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट वही है। वेदांत हमारे पास था, अब न्यू वेदांत इसलिए बोला कि उस टाइम पीरियड पे कुछ हमें नए कॉन्सेप्ट्स चाहिए थे, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया? न्यू वेदांत। जैसे आज हम बोल रहे हैं कि हम विकसित भारत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में बहुत आगे नहीं है। अब हमारे इसरो फील्ड को देखो उठा के, आज भी हम बाहर की जो सारी कंपनीज हैं उनके मैक्सिमम सैटेलाइट्स को हम लॉन्च करते हैं। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट्स को? हाँ। न्यू वेदांता में क्या था? इन्होंने एक मिशन को, इन्होंने अपने गुरु के मिशन पे, परमहंस योगानंदा है उनके गुरु का नाम, उनके बिहाफ पे एक मिशन चलाया 1897 में, जिसको उन्होंने बोला रामकृष्ण मिशन। उसके अंदर इन्होंने अपनी फिलॉसफीज बताई और इन्होंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछा। इन्होंने मुझसे सबने पूछा कि करना क्या है सर, सिंपल बता दो। इन्होंने क्या बोला कि अगर मुझे 100 नौजवान आप ला के दो, ठीक है, बॉडी ऑफ स्टील एंड माइंड ऑफ, इन्होंने क्या बोला? बॉडी ऑफ स्टील एंड माइंड जो उनका है ना, माइंड ऑफ स्टोन। बॉडी होनी चाहिए स्टील की, माइंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? माइंड एकदम स्टोन। जस्ट फॉर रेफरेंस है, बॉडी को बोला स्टील, माइंड को बोल दिया एकदम, माइंड को बोल दिया स्टोन, बॉडी को बोल दिया स्टील। अगर ऐसे लोग 100 नौजवान मुझे मिल जाए तो मैं देश को आने वाले कुछ वक्त में आज़ाद करा दूँ। इनकी ये स्टेटमेंट थी। उन्होंने बोला कि कैसे? कह रहा हमें सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है जो प्रॉब्लम आज है। हमें वो चीज़ें ना बताई जाए कि आप अगर ये चीज़ें अडॉप्ट करोगे, वही सिर्फ उसी की स्टेटमेंट है क्या कि ये तो वाइट मैन्स बर्डन है, आप सिविलाइज्ड नहीं हैं। इन्होंने ये चीज़ें प्रूव करी न्यू वेदांता के थ्रू कि ये चीज़ें तो हमारे पास हैं। ये जो यूथ की बात आप करते हो कि हम यूथ एम्पावरमेंट करेंगे, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम ह्यूमन की बात करते हैं, ये बोलते हैं हमारे वेदांत में सारी चीज़ें हैं, हमें आप मत बताओ, उल्टा आप हमसे सीख लो। इन्होंने फिर क्या स्टेटमेंट दी कि ब्लेंड ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, मटीरियलिज्म ऑफ द वेस्ट एंड स्पिरिचुअलिज्म ऑफ द ईस्ट। हमारे आप आध्यात्मिक उठाओ और अपना मटीरियलिज्म लेके आओ। मटीरियलिज्म मतलब जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ह्यूमनिज्म के, रैशनलिज्म के, ह्यूमैनिटी के, लिबरल थॉट्स के, बिलीव के, अगर इन दोनों का ब्लेंड हो जाए तो इस दुनिया को, उन्होंने दुनिया को क्या बोला कि होल वर्ल्ड इज़ ए फैमिली। फिर इसको फैमिली बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैंने आपको एक फैमिली वर्ड यूज़ किया, अगर मैं आपको 3 साल या 4 साल पीछे लेके जाऊँ, हमारी G20 की जब समिट हुई, इंडिया में जो समिट होती है G20 की, उसका भी कॉन्सेप्ट ये वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या है? होल वर्ल्ड इज ए वन फैमिली, और उसका कॉन्सेप्ट यही न्यू वेदांता से आता है। गॉट माई पॉइंट? अब इन्होंने इनकी एक टैगलाइन थी, इन्होंने क्या बोला? द सर्विस ऑफ शिवा या सर्विस ऑफ जीवा इज द सर्विस ऑफ शिवा। शिवा की सर्विस क्या है? जो जीवा की सर्विस है, जीवा मतलब ह्यूमैनिटी। तो इन लोगों ने मिलके हमारे समाज के अंदर, हमारे धर्म के अंदर अपने लेवल पे जो चीज़ें ये कर सकते थे, इन लोगों ने करी। अब इट्स कम टू द लास्ट पॉइंट या लास्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस मूवमेंट, और वो क्या है? द फीचर्स ऑफ दिस मूवमेंट। फीचर्स आप ये कह सकते हो कि अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स क्या रही इस मूवमेंट्स की। तो सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक जो आप ये कह सकते हो कि हॉट फेवरेट फॉर द क्राउन थी, या जो सभी ने नोट करी, वो क्या नोट करी? वो नोट करी रिलीजन एंड सोसाइटी का इंटरलिंक्ड होना। वही जो राजा राम मोहन राय ने बात करी थी, मिंगलिंग। मिंगलिंग मतलब जुड़ना। अगर आप सोसाइटी में रिफॉर्म चाहते हो तो आपको रिलीजन में करना पड़ेगा, और इस बात को वाइस वर्सा करके बोलूँ तो अगर रिलीजन में करना पड़ेगा तो सोसाइटी के अंदर लाना पड़ेगा। सेकंड, रैशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। वही हम बात कर चुके हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स वेस्ट ने जो अडॉप्ट किए, वही आप इंडिया को या भारत के समाज को अडॉप्ट करने पड़ेंगे अगर हम अपने आप को किस स्तर पे देखना चाहते हैं। वेस्टर्न आप ये कह सकते हो सिविलाइजेशन के स्तर पे अगर अपने आप को देखना चाहते हैं। यूनिवर्सलिज्म, ये कॉन्सेप्ट चला। मोनोथिज्म मतलब बिलीव इन वन गॉड, और पॉलिथिज्म क्या होते हैं? बिलीव इन मेनी गॉड्स। ये कॉन्सेप्ट दिया था राजा राम मोहन रॉय ने। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वाइल द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। एक फीचर्स ये निकल के आता है। एक फीचर्स निकल के आता है फोकस ऑन द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन।
मार्जिनलाइज्ड सेक्शन कौन थे? वही वुमेन के लिए, चाइल्ड के लिए या अनटचेबल्स के लिए, उस पर फोकस किया गया है। और एक देख सकते हैं टेक्सचुअल रीइंटरप्रिटेशन, मतलब जो हमारे टेक्स्ट हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास विजडम अवेलेबल है, उसको फिर से रीइंटरप्रेट करना, मतलब उसको फिर से री एनालिसिस करना। जो आप लोगों ने एनालिसिस किए, ये हम लोग बोल रहे हैं, हमारा समाज बोल रहा है, हमारे समाज के जो सुधारक हैं वो बोल रहे हैं कि जो आपने इंटरप्रिटेशन की, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही पर्सपेक्टिव उस चीज़ को देखना। हम लोग जैसे अपने समाज को हमने देखा, उसमें जिए, उस हिसाब से जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन करी, वो भी एक पर्सपेक्टिव है देखने का। सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अब ये चीज़ें आगे की मैं आप पे छोड़ता हूँ कि इन चीज़ों को आप कैसे इंटरलिंक्ड करके आज हमारे सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, साइकोलॉजिकल स्तर पे या राजनीतिक स्तर पे इन चीज़ों को कनेक्ट करते हो, देखते हो, समझते हो। एट लास्ट कोई भी डाउट आपको आए इस चीज़ में, आप हमें बता सकते हैं और उसके बाद हम आपसे फिर जुड़ेंगे, फिर इन चीज़ों पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।